हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार देखने को पा रहे हैं कि हम अब एनटीपीसी की क्लासेस भी चला रहे हैं। अगर आपने ज्योग्राफी की पिछली क्लासेस देखी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम भारत का भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने हिमालय का अध्ययन किया, मरुस्थल का अध्ययन किया। उसी क्रम में हम प्रायद्वीपीय पठार के अध्ययन को लेकर के ही आज की क्लास लेने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार के अध्ययन करने के लिए आसान तरीका अपनाया गया था कि उसका विभाजन कर दिया गया था, और उसका विभाजन हमने 3 प्रकार से किया था: मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी उच्च भूमि। ये 3 भाग में हमने इसको विभाजित किया था, जिसकी वजह से हम इसका बहुत ही सरलता पूर्वक अध्ययन कर सके। तो आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, और ये सारी चीजें आप लगातार साथ में ही याद करते चलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। अगर हम बात करें मध्य उच्च भूमि की, तो इसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पाया जाता है। और अगर प्रमुखता से देखें हम, तो अरावली, विंध्याचल, मालवा का पठार और छोटा नागपुर और साथ ही साथ बुंदेलखंड का पठार इसी के अंतर्गत आता है। तो आपने क्या याद कर लिया? मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, विंध्याचल, मालवा, छोटा नागपुर का पठार और बुंदेलखंड का पठार आता है। हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने मध्य उच्च भूमि को भी डिवाइड किया कि इसको हमने अरावली, विंध्याचल, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत हमने इसको विभाजित किया है। अब बात करें अरावली की, लेकिन उसके पहले ये जानना है कि ये मध्य उच्च भूमि जो है वो नर्मदा के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले हम अरावली के बारे में अध्ययन करते हैं। अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से प्रख्यात है, जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। कहा जाता है कि 570 मिलियन वर्ष पहले से ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जब मैंने आपको भूगोल पढ़ाया है, भूगोल का आपने बीई का क्लास अगर लिया होगा या अगर नहीं लिया है तो भी आप अपने जानकारी के लिए वहां पर जा करके जरूर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें हमने भूगोल के कई युगों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें पहले कब जीवों की उत्पत्ति हुई, कब पत्तियों की उत्पत्ति हुई, उसको हमने एक काल खंड में विभाजित कर दिया है। तो आप समझ जाएंगे कि कैम्ब्रियन युग कौन सा युग है, ये कब आता है, आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अरावली की, तो इसका जो पर्वतीय नगर है वो माउंट आबू है, और साथ ही साथ अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये स्थानों पर इसका विस्तार पाया जाता है। ये अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। इसको भारत का विभाजक भी कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणियों की वजह से भारत उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित होता है। एक और चीज भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि भारत को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। तो अगर हम पर्वतों की बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत भी भारत का विभाजक के रूप में काम करती है। और अगर हम इसके विस्तार को जाने तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका जो उच्चतम शिखर है वो सद्भावना शिखर है, जो कि लगभग 752 मीटर का है, जिसको हम फीट में अगर कहें तो 2467 फीट की ऊंचाई वाला ये शिखर है। हमने विंध्याचल को समझा, अरावली को समझा, उसी क्रम में हम समझते हैं कि मालवा का पठार क्या है, इसके अंतर्गत इसका विस्तार क्या है। अरावली और विंध्याचल के मध्य में ये पठार पाया जाता है। ये एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है। साथ ही साथ इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। आप समझ पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। उसी क्रम में छोटा नागपुर का पठार, ये भी ऐसा है जो खनिज समृद्ध है। खनिजों की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये एक रूर प्रदेश है, साथ ही साथ दामोदर, स्वर्ण रेखा जैसी नदियों का ये उद्गम स्थल है।
अगर हम इसके सबसे उच्चतम शिखर की बात करें तो पारसनाथ शिखर इसका सबसे ऊंचाई वाला है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई वाला है। इसकी हम विस्तार की बात करें तो हजारीबाग का जो पठार है और कोडरम पठार जो है, साथ ही साथ रांची पठार जो है, वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि ये जो हजारीबाग पठार है, कोडरम पठार है और रांची पठार है, वो छोटा नागपुर पठार के ही विस्तार है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अरावली, विंध्याचल, छोटा नागपुर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स में हम इसको क्लियर करा रहे हैं, जिसको आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाए। अगर हम बात करें बुंदेलखंड पठार के बारे में, तो इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है और इसी वजह से ये बहुत पिछड़ा भी क्षेत्र माना जाता है। क्या है? ये यूपी और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बहुत ही सूखा प्रभावित क्षेत्र है और साथ ही साथ ये बहुत पिछड़ा है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही कमजोर माना जाता है। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड का पठार वाला जो क्षेत्र है, वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा माना जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर सूखा पड़ेगा वहां पर आर्थिक स्थिति तो कमजोर होनी ही है, क्योंकि जो कृषि है वही एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से उपज पैदा करती है। जहां कृषि कमजोर होगी वहां पर आर्थिक स्थिति जरूर से जरूर कमजोर देखने को मिलती है। एक दो अपवाद अवश्य हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी पठार, इसके पहले हमने पढ़ा मध्य पठार और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, इसके जो सबसे पहले हम जिस इसके बारे में पढ़ेंगे तो शिलोंग पठार के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके ही अंतर्गत गारो खासी जयंतियां आती हैं और जो मासिन राम स्थल है, मासिन राम जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वो इसी के निकट पाया जाता है। वो इसी के निकट पाया जाता है। किसके निकट? उत्तर पूर्वी पठार में जो शिलोंग पठार है उसके ही निकट मासिन राम क्षेत्र पाया जाता है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम इसके सबसे उच्चतम शिखर की बात करें तो शिलोंग इसका सबसे उच्चतम शिखर है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा मेघालय के आसपास के एरिया में भी है, पर मुख्यतः इसका विस्तार मेघालय में ही माना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने कोशिश की कि बहुत शॉर्ट में आपको कुछ कुछ चीजें समझा सकूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी लिख सकते हैं और भी कुछ अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ ज्योग्राफी की ही नहीं बल्कि और भी कई सारे विषयों की एनटीपीसी की क्लासेस चल रही है। इसके पहले हम केवल सिलेबस जो कि यूनिवर्सिटी का है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे बाई सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर भूगोल विषय हो। उसको हम लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे थे, वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे थे। और अब हम नए सेशन को लेकर के आए हैं जिसमें हम एनटीपीसी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अपने प्लेटफॉर्म पर करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को हमारे इस यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए और अपना विश्वास हम पर बनाए रखिए। धन्यवाद।